इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहरिया आदिवासियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्योपुर जिले के कराहल में स्थित ग्राम बरगवा पहुंचे। स्थानीय आदिवासियों के साथ चौपाल पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर मैं गुना जैसी घटना नहीं होने दूंगा। 5000 के लिए एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, मैं ये नहीं होने दूंगा। सीएम ने कहा, सूदखोरों को छोड़ूंगा नहीं, सूदखोरों के कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, ब्याज की वजह से किसी गरीब को जिंदा नहीं जलने दूंगा। अदालत में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैंने कानून बना दिया है। अगर किसी ने जेवर या संपत्ति गिरवी रखी होगी तो उसे वापस लौटाना होगा। अगर नहीं लौटाई तो गरीब के हक में सूदखोर को 3 साल की सजा भुगतनी होगी। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट हेड राय सक्सेना राय जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर देखा जाए तो एक तरफ मतगणना के इंतजार में जीत के लगातार दावे करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एक अलग एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। आज आदिवासियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनसे चर्चा की, चौपाल लगाई, उनकी समस्याओं को जाना और कई खास बातें जो है आदिवासियों के साथ शेयर करते हुए दिखाई दी। किस तरह देखा उनकी मुलाकात को? राज जी, आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से मुलाकात की, चौपाल लगाई, शहरी आदिवासियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। श्योपुर जिले के कराहल में स्थित ग्राम बरगवा पहुंचे और स्थानीय आदिवासियों के साथ उन्होंने चर्चा की, उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री ने सूदखोरों को लेकर कहा है कि कानून बना दिया गया है, गरीब की संपत्ति या उनके जेवरात अगर गिरवी रखे हो तो उन्हें लौटाना होगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 3 साल की सजा होगी। श्योपुर जिले के कराहल में स्थित ग्राम बरगवा पहुंचे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय आदिवासियों से उन्होंने मुलाकात की, चौपाल लगाई। इस दौरान आदिवासियों के बीच बैठकर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की और आदिवासी के घर पहुंचकर उन्होंने भोजन भी किया। अभी तस्वीर देख सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को प्यार दुलाल करते दिखाई दे रहे हैं और करे में क्यों ना, क्योंकि प्रदेश की जनता उन्हें मामा जो कहती है और प्रदेश के लिए वो मामा का हक अदा करते लगातार दिखाई देते हैं। और इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि मामा यानी कि 2 माओं का प्यार। और इस तरह आज आप देख सकते हैं तस्वीरें श्योपुर जिले की सहरिया आदिवासियों के साथ की तस्वीरें हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम के तहत श्योपुर पहुंचे थे और आदिवासी मुलाकात कर उनसे चर्चा की, उनकी समस्याओं को जाना। सूदखोरों को लेकर उन्होंने कहा कि कानून बना दिया गया है और सूदखोरों के पास अगर किसी गरीब आदिवासी के जेवर संपत्ति गिरवी रखें तो उनको वापस लौटाना होगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और अगर वापस नहीं लौटाते हैं तो 3 साल की सजा होगी, इसके लिए कानून बना दिया है। रुक करेंगे खबर का। कंप्यूटर बाबा के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सुपर कॉरिडोर में किए गए अतिक्रमण को तोड़ने के बाद अंबिकापुरी एक्सटेंशन स्थित मंदिर को भी कब्जे से मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान एक रजिस्ट्री भी मिली है। इसके मुताबिक कंप्यूटर बाबा ने कृषि भूमि खरीदी थी। इसके अलावा मौके से पासबुक और दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं, जिसमें बाबा के बैठने के लिए एक सिंहासनुमा कुर्सी भी थी। वहीं जेल भेजे गए कंप्यूटर बाबा से मिलने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला सहित कांग्रेस नेता पहुंचे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस बाबा के साथ जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है वे विधायक निधि, जनपद और पंचायत निधि से बनाया गया था। सरकार ने सरकारी पैसे से उसे तोड़ने की अनुमति कैसे दी और जो बंदूक बाबा के पास मिली है उसका लाइसेंस उनके पास मौजूद है। जीतू पटवारी ने बताया, कंप्यूटर बाबा से मुलाकात के दौरान बाबा ने उनसे कहा है कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था।
स्पष्ट है कि जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया वो विधायक निधि से बना हुआ था, वो जनपद की निधि से बना हुआ था, वो पंचायत की निधि से बना हुआ था। सरकार ने सरकारी पैसे से कैसे परमिशन दी अवैध निर्माण के लिए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, जो बंदूक मिली वो बंदूक का उनके पास लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज करेगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। आज कंप्यूटर बाबा से मिलने आए, आप देखिए आज सबसे पहला जो साधु संतों को जेल में डाला जा रहा है, उनको बिना कुछ सूचना दिए उस पर 6 बजे उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बौखलाहट में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि 6 महीने के अंदर जो कंप्यूटर बाबा ने इन गद्दारों के खिलाफ काम किया था, उस चक्कर में आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरने की स्थिति में बन रही है। तो बौखलाहट के कारण उन्होंने कंप्यूटर बाबा कार्रवाई करी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग मतलब घबरा जाए और जितने भी साधु संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ करते आज कांग्रेस के पक्ष में आ गए, तो वो डर के दूर हो जाए। ऐसे ही हम कई आश्रम तोड़ने की स्थिति बन जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू धर्म के जो मंदिर और आश्रम बने हुए ये सब तोड़ने की स्थिति बन रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस के सभी पक्ष में रहती है, पर हिंदू पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी होती है, हमेशा बोलती थी। परंतु आज देखिए सबसे पहले वो आश्रम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये हम उसका विरोध करते हैं। और इसमें जो क्रेता है वो श्री नामदेव दास त्यागी और कंप्यूटर बाबा, ये रिकॉर्ड आपके सामने ही है। इसमें 3 हेक्टेयर जमीन उन्होंने आज में कोटी सागौर में क्रय की है। वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया है। इसमें देखने की जरूरत है कि यहाँ पर इस जहाँ पे मंदिर और पवित्र स्थान है, इसका उपयोग जमीन की खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा था और नामदेव दास त्यागी के नाम से खुद रजिस्ट्री है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और इस खबर पर बात करेंगे अशरफ मंसूरी जुड़ गए इंदौर संवाददाता। अशरफ, कंप्यूटर बाबा को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई के बीच जिस तरह से बयानबाजी का दौर चलता दिखाई दिया और इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कंप्यूटर बाबा को लेकर सियासत हर रोज एक अलग सियासी रंग में रंगती नजर आ रही है। और आज कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी उनसे मुलाकात करने जेल भी पहुंचे थे। क्या कहें इसे लेकर? तो कमर, अगर बात की जाए कंप्यूटर बाबा की, तो कंप्यूटर बाबा के अवैध ठिकानों पर जो है दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। कल कोमटगिरी स्थित उनके आश्रम पर जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। आज दूसरे दिन भी प्रशासन द्वारा उनके अवैध अतिक्रमण, जो उनके अवैध ठिकाने हैं, उन पर कार्रवाई की गई। एक तरफ जो संत समाज द्वारा भी शासन प्रशासन द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उस कदम की जो है संत समाज ने भी सराहना की है, उसका स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अब बाबा के साथ खड़ी हो गई है। कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने जो है आज कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय शुक्ला, जीतू पटवारी और विशाल पटेल से कांग्रेस के नेता जो आज सेंट्रल जेल पहुंचे थे और कंप्यूटर बाबा से उन्होंने वहां पर मुलाकात की। कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने के बाद पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी ने दावा किया कि कंप्यूटर बाबा की आंखों में आंसू थे और उन्होंने यह बात कही है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवराज सरकार के दौरान साधु संतों को इतनी यातनाएं दी जाएगी और इस तरह से परेशान किया जाएगा। साथ ही जीतू पटवारी ने मुलाकात करने के बाद इस चीज का भी दावा किया कि कंप्यूटर बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो सरकारी जमीन जिसका अतिक्रमण बताकर जो तोड़ा गया, वो जमीन जो है जनपद, विधायक निधि और पंचायत निधि से बनाई गई थी। ऐसे में सरकारी जमीन पर सरकारी पैसों का उपयोग कर जो अवैध अतिक्रमण की, अवैध निर्माण की अनुमति सरकार ने कैसे दे दी। कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर जीतू पटवारी कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने के बाद कहते हुए नजर आए। इस तरह जो है जिस तरह से कंप्यूटर बाबा के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है, उस कार्रवाई का विरोध जो है कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किया है। यहाँ पर जो है सेंट्रल जेल पहुंचकर कांग्रेस विधायक पूरी तरह से कंप्यूटर बाबा के साथ खड़े नजर आए और एक तरह से पूरी राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने की बात यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों ने कही है। अगर बात की जाए कंप्यूटर बाबा की, तो हाल ही में 28 विधानसभा उपचुनाव पर कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली थी और इसी बात पर जोड़कर जो है कार्रवाई को अंजाम देने की बात जो है यहाँ पर कांग्रेस के विधायक करते हुए नजर आए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायक भी यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं और कंप्यूटर बाबा को लेकर जिस तरह की कार्रवाई हुई उसके बाद जो है वे आगे की रणनीति बनाकर एक बड़ा आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में जो है कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसमें साधु संत जो है उस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बाबा के साथ होगी। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इंदौर पहुंचने वाले थे, लेकिन
अंतिम मौके पर जो इनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर इंदौर आकर कंप्यूटर बाबा से मुलाकात कर सकते हैं। कमर ये अशरफ, आपका धन्यवाद। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट को लेकर। उपचुनाव को लेकर वोटिंग के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन परिणामों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष जीत के दावे करने से नहीं थक रहे। कांग्रेस का कहना है मरवाही में लगातार जिस तरह की सौगात हमने दी है उसके चलते मरवाही की जनता कांग्रेस को जरूर अपना मत देगी। मरवाही की जनता बखूबी जानती है कि आगे के विकास के लिए कांग्रेस ही सही है। वहीं भाजपा में भी दृढ़ निश्चय के साथ अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार हमने काम किया है, भाजपा का कहना है, और जनता तक पहुंचकर कई केंद्रीय योजनाओं को बताया है, इससे हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मरवाही की जनता भाजपा को ही अपना आशीर्वाद देगी। हर चुनाव में हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए मेहनत करता है, लोगों से संपर्क करता है, अपनी उपलब्धियों को बताता है। मरवाही के चुनाव में कांग्रेस ने जिला बनाया। मरवाही छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 20 साल बाद जिला बना। भाजपा और भाजपा की बी टीम ने मरवाही को विकास से वंचित रखा था, जिला बनने से वंचित रखा था, और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार मरवाही के विकास के लिए कदम बढ़ा रही है। पहले तो मरवाही वासियों को 160 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी, पेंड्रा गौरेला वालों को 125 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, और ऐसे समय मरवाही को जिला बना के जो वहाँ विकास का सूत्रपात हुआ है उस पर मरवाही के मतदाता अपनी मोहर लगाएंगे। हमें पूरा विश्वास है मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। देखिए, अगर पूरा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ खरीद फरोख्त नहीं हुई होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतेगी, क्योंकि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठी थी, और लोगों में गुस्सा था कि जो जोगी जी का, उनके परिवार का अपमान हुआ है उसका बदला कांग्रेस से लेना है, और बदला लेने के लिए उनके पास में और कुछ नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के अलावा। तो हमें इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। अब बिल्ली के भाग से कभी कभी छीका भी टूट जाता है। हर चुनाव खबर में बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, मरवाही विधानसभा सीट को लेकर मतदान हो चुका है और 10 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है कि मतगणना के बाद क्या कुछ नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जीत के दावे दोनों ही पार्टियां करती दिखाई दे रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की, और दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से जनता का आशीर्वाद पाने की बात कहते दिखाई दे रहा है, क्या कहीं से लेकर? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम बहुत ज्यादा देखे गए हैं। अगर बात कही जाए नामांकन पत्र से लेकर के मरवाही उपचुनाव के प्रचार प्रसार और दौरे तक की सियासत हमें देखने को जरूर मिली है। लेकिन अब जहां नामांकन की बात थी और जहां उपचुनाव की बात, लगता है संपर्क टूट गया, तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि मरवाही विधानसभा सीट को लेकर दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर जीत के दावे करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जिस तरह से दम भरती दिखाई दे रही है, भूपेश बघेल ने जो सौगातें दी हैं, जो विकास के कार्य किए उनके दम पर, तो वहीं बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कहती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, किसके दावे दमदार होंगे ये तो जनता तय करेगी, और इसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। मतगणना के बाद क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आएगा और दावों के बीच किसकी होगी मरवाही, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। लेकिन इससे पहले आत्मविश्वास से लबरेज दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर नजर आ रही हैं और अपने अपनी रणनीति के हिसाब से पुरजोर तरीके से जीत का दावा करती दिखाई दे रही है। जीत के दावे किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तो वो लगातार ये कह रही है कि पिछले 20 सालों में मरवाही को जिला नहीं बनाया गया, हमारी सरकार में मरवाही एक जिला बना, और लगातार जो 1000 करोड़ रुपए की निर्माण कार्य की सौगात हमारे राज्य सरकार ने दी है, और ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही महत्व रखती है मरवाही की जनता के लिए, क्योंकि विकास कार्यों की सौगात हमने मरवाही पर दी है। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की तो लगातार भाजपा अपनी जीत के दावे कर रही है। एक ओर से अभी JCCJ द्वारा जो समर्थन लगातार भाजपा को मिल रहा है उसका भी एक दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा है कि अब ताकत जो है वो भाजपा की दुगनी हो गई है। तो फिलहाल ये सवाल है, देखने वाली बात होगी कि कल के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। क्या कांग्रेस वहां अपना परचम लहराती है या भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से मरवाही चुनाव को लेकर सियासी संग्राम हमने देखा, वहीं अब जीत को लेकर के और नतीजों को लेकर के भी पार्टियों में जो सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज हो गई है।
बिल्कुल निधि, वाकई ये देखने वाली बात होगी कि इस बार मरवाही में कांग्रेस अपना परचम लहराती है या फिर भाजपा दिवाली से पहले जीत के दीपक जलाती नजर आती है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उनके आवास पर मुलाकात की। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई मुलाकात में दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा भी हुई। खासतौर पर संगम की रति पर हर साल लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से बात की गई। इसमें कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत मेले को विधिवत कराने का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को यह भी आश्वासन दिया है कि कोविड काल में भी मेले की परंपरा नहीं टूटेगी, लेकिन सीएम ने साधु संतों और श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइन के पालन की भी अपील की है ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालु यहां से पुण्य लेकर जाएं, कोरोना का संक्रमण लेकर ना लौटें। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी सीएम से मुलाकात के बाद लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कलबासी संतों का मेला है, भक्तों का मेला है, तो मेला होने का निर्णय लगभग सहमतियों का मेला होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते सभी संतों से, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि सरकार की जो भी गाइडलाइन कोरोना की है उसका आप लोग पालन करें। संस्थाएं बिल्कुल वर्जित है, मेला में नहीं आएंगी, केवल संत महात्मा और कलबासी ही आएंगे। कलबासी संतों राजू हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ संवाददाता राजू। अखाड़ा परिषद ने आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और धार्मिक मेले को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आया? देखिए कमर, सबसे पहले बात है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जो अखिल भारतीय परिषद अखाड़ा के जो अध्यक्ष है महंत गिरी ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात की थी। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई मुलाकात में दोनों के बीच में किस तरीके से देखा जाए दोनों विषयों पर चर्चा हुई। खास तौर पर संगम की रेती पर इस साल लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। क्योंकि कमर खान, सबसे पहले बात है 2013 में जब कुंभ मेला लगा था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसमें लेकर बात करें वहाँ पहले जाते मिले अखिलेश यादव ने इनके मेले को बहुत सुरक्षित तरीके से और सारी सुविधाएं पानी से लेकर खाने के लिए साधु संतों के लिए जिस तरीके से बात करें जो जिस तरीके से लगाया गया उनके लिए तंबू वगैरह लगवाई गई और उनको हर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई। क्योंकि देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पर्व की अगर बात करें जो संगम का है, संगम है, उज्जैन और ये करीब 3 जगह है जहाँ बात करें, उज्जैन की बात करें और हरिद्वार की बात करें या लखनऊ है, इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें, संगम का जो स्नान है वो 3 जगह होता है। तो सबसे बड़ी बात थी अखिलेश यादव की उनकी जब देख रेख में जब हुआ था तो बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिली थी और वहाँ जितने भी श्रद्धालु पहुंचे थे उनने निकट एक खुशी की लहर उनमें दौड़ी थी। इसको देखते हुए आज की अगर बात है जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कमर देखा जाए कि कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने परंपरागत मेले में विशेष कराने का आश्वासन दिया है। क्योंकि जब भी अगर वहाँ जाएगा मेले में वो सैनिटाइज होगा, उसको मास्क होना जरूरी है, अगर जिसके पास मास्क नहीं होगा, सैनिटाइज नहीं होगा, उस पर जुर्माना भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है सीएम योगी ने जब अखाड़े के अध्यक्ष को भी ये आश्वासन दिया है कि हर कोविड काल में भी मेले की परंपरा नहीं टूटेगी। साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए कोविड गाइडलाइन के पालन करने की भी अपील की है ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ पे पुण्य लेकर जाए, कोरोना का संक्रमण लेकर ना लौटे हैं। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत गिरी ने भी सीएम से मुलाकात के बाद लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। और सबसे बड़ी बात है कमर देखा जाए कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो कहर था बहुत ज्यादा टूटा था। अब कुल जाके देखा जाए कोरोना पे कहर कम है और भारत में पूरे में बात करें या पूरे विश्व में बात करें कोरोना ने जो अपना कहर खाया, जिससे गरीब जनता की बात करें, किसानों की बात करें या और लोगों की बात करें उनकी कमरें टूट गई। उनके पास खाने के लिए जिस तरीके से मजदूरों की बात करें पैदल चलते वो लोग आए थे, आज ये इसको देखते हुए पहले को देखते हुए आज इतना फर्क है कि लोग कुंभ मेला भी जाएंगे और स्नान भी करेंगे और वहाँ भारत सरकार की जो गाइडलाइंस और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस कोरोना को लेकर है उस पर वो कहीं ना कहीं एहतियात बरतवाएंगे। क्योंकि कोरोना को भगाना है
तो उसके लिए कोरोना से अगर लड़ना है, कोरोना से लड़ने के लिए दो ही चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या कमर से सैनिटाइज की बात करें या मास्क की बात करें। अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन होता है और मास्क रहता है और सैनिटाइजर रहता है तो कोरोना बहुत दूर तक हम भागेगा सरकार के पास से। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए राजू आपका धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।